जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस टेस्ट में। प्यारे साथियों जी, आज की हम इस वीडियो में जो किरण पब्लिकेशन का जो सामान्य ज्ञान है वन लाइनर वाला, इसका हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले जो एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी पर आधारित है। तो यानी कहने का मतलब ये जो बुक है अपने आप में बेहतरीन बुक है और इसी प्रकार जो है हम सारा वीडियो आपको साथ जो है अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। यही बात करते हैं, तो ये जो बुक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल स्किप न करना है। इस बुक को पूरी तरह से आपको समाप्त कर जानी है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो में जो है प्राचीन इतिहास देखने वाले हैं। प्राचीन इतिहास में हम लोग जो है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, वैदिक सभ्यता देखेंगे, मौर्य काल देखेंगे एंड बौद्ध एवं जो है जैन धर्म ग्रंथ देखेंगे। साथ ही साथ जो है महाजनपद काल और मौर्योत्तर काल तक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो है अपने आप में बेहतरीन वीडियो है, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। उससे पहले बता दें कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हो आप, तो वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी जो है अगला वीडियो अपलोड हुए तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि इसी बुक का जो है आपको पूरी तरह से वीडियो देखनी है पूरा पार्ट बाई पार्ट करके, तो आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर चल जाइए। प्लेलिस्ट पर जो है सारा इसी प्रकार जो है आपको पार्ट बाई पार्ट करके इस जो है बुक का वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यही बात करते हैं इस बुक के पीडीएफ को लेकर, तो पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से इस बुक को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और मात्र जो है आपको एक बुक का पीडीएफ 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है। तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो आपको पीडीएफ पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले शुरू करने वाले हम लोग जो है प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन इतिहास बोल सकते हैं, और जिसमें हम लोग शुरू में क्या देखेंगे, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो ध्यानपूर्वक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, अपने आप में एक बेहतरीन वीडियो होगा उन सभी एग्जामों के लिए, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1750 ईसा पूर्व के बीच जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता यहाँ से प्राप्त होती है, तो ये आपको ध्यान देनी है। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष जो है कहाँ मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो सुरकोटदा से मिला था, तो ये आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में है, तो कलिबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो काले कलिबंगा का मतलब क्या होता है, काले चुड़िया होता है, तो यही आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं, किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, तो ये क्या आता है, सेल खड़ी। किसका किया जाता था मुद्राओं के निर्माण में, तो सेल खड़ी का उपयोग जो है किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये था एक तरह से कांस्य युगीन, ठीक है। तो इसको याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यवसाय का मतलब व्यापार जिसको बोल सकते हैं, तो वो व्यापार ही था। इनका जो मुख्य कार्य था एक तरह से बोल सकते हैं, तो क्या था, व्यापार था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी क्षेत्र के, तो ये भी आपको याद रखनी है। सिंधु सभ्यता के घर किसके जो है बनाए जाते थे, तो ये ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। सभी जो प्रश्न है वो अपने आप में बेहतरीन बुक है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं ना, तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए वो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, टोटल आपको इसी से रहेंगे, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक से पूरी तरह से जो है बुक को क्या करना, समाप्त करना है। अगले ही बात करते हैं, हड़प्पा जो है वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो थे कपास। जो है कपास उत्पादन में क्या रहते थे, अग्रणीय स्थान पर रहते थे, इनके प्रथम स्थान पर रहते थे बोल सकते हैं एक तरह से। यही बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो दयाराम साहनी थे। कब किए थे, 1921 ईस्वी में किए थे, याद रखनी है। यही बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह जो है कौन सा था, तो ये कौन सा था, लोथल था, तो ये आपको याद रखना, अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अगले ही बात करते हैं कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और
तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहता है मोहनजोदड़ो को जो है किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा स्नानागार की बात करता तो वो मोहनजोदड़ो ही हो जाता। मोहनजोदड़ो की खोज की बात करता तो रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, यही बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ही बोलते हैं, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है इसको। यही बात करते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? तो ये सिंडन के नाम से पुकारा है। कैसे? सिंडन के नाम से। ठीक है, अगला ही बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना जो है शहर कौन सा था? तो हड़प्पा ही था। ठीक है, अगला है भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। तो इसको आप याद रखना। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। लेकिन मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है हड़प्पा में जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा से। अच्छा, धौलावीरा कहाँ पड़ी है? गुजरात में है। जहाँ से किसका जो है बोल सकते हैं पता मिलती है यहाँ से? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यही बात करते हैं। तो हड़प्पा की मिट्टी के जो है बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का किया था। किस रंग का? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से जो है घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मतलब घरों में जो है कुआं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? या बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, कहीं बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज जो है निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? एक तरह से दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। तो ये दोनों व्यक्तियों का याद रखनी है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ? सौराष्ट्र में। कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। यही बात करते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो है पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित हैं। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभावित थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, खुदाई की बात करता तो यही बात करते हैं। किस पशु की जो है आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वे किस पशु जो बोल सकते हैं किस जो है किसकी आकृति मिलती थी? तो वो जो पशु का नाम था वो बैल की। ठीक है, तो बैल की जो है मुहरों पर आकृति मिलती थी, ये आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। किसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए जो खेत का साक्ष्य मिला है वो कलिबंगा। तो ये आप याद रखिएगा, कलिबंगा से मिला। ठीक है, यही बात करते हैं। अगला तो कलिबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस जो है स्थान से मिला है? तो बोल सकते हैं सैंधव जो है सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण मिला है वो कलिबंगा से मिला है। ठीक है, तो कलिबंगा कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। यही बात करते हैं। तो कहा जाता है सिंधु सभ्यता में जो है बृहत अष्टनागर पाया जाता है। तो ये बताया था ऑलरेडी मोहनजोदड़ो में। यही बात करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो अभी तक जो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो बोल सकते हैं धातु की जो प्राप्ति नहीं है वो उनमें से कौन है? लोहा है। लेकिन याद रखिएगा कांस्य की, जैसे बोलते हैं ना वो लोग कि हड़प्पा जो है सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है एक तरह से कांसा किसका बना होता है? तो कांसा जो बना होता था वो कॉपर प्लस टीन का। किसका? कॉपर प्लस टीन का, इनकी कॉपर का और बोल सकते हैं टीन का। यहाँ से क्या होता है? साक्ष्य मिल चुका है इन धातुओं का। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं आगे की ओर। तो कहा जाता है किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो वो कौन सी है? गाय का। यही बात करते हैं। तो स्वात्योत्तर भारत में जो है सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थे? तो ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, अगला ही बात करते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? तो नृत्य मुर्दा वाली जो है बोल सकते हैं कि कांस्य मूर्ति की जो प्राप्ति हुई थी स्त्री का वो मोहनजोदड़ो से होता है। ठीक है, यही बात करें तो हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो कौन सा था? लोहा, क्योंकि अभी तक इसका साक्ष्य जो है लोहा का नहीं मिला है। यही बात करते हैं। तो किस जो हड़प्पा कालीन स्थल से युगल
समाधान का साक्ष्य मिला है, तो वो लोथल से मिला। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। किस पर होता है? संस्कृति पर, यानी कल्चर पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। किससे है? आग ऐतिहासिक युग से। ऑलरेडी ये एग्जामों में प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो वो भारत का कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये होने वाली है। यही बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। किसी थी? गैर आर्य थी, क्योंकि वह थी कैसी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय, यानी बोल सकते हैं शहरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो वो है मृत भांड। कैसा है? मृत भांड। ठीक है, मृत भांड बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सकते हैं सिंधु घाटी संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसी कारण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। किसी है? पुरातात्विक खुदाई ही क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की बोल सकते हैं जानकारी का मुख्य ये स्रोत होगा। अगला ही बात करते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं तो बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार जैसी जो है एक तरह से वस्तुएं जो है उनका साक्ष्य मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के जो है बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है, तो ये याद रखनी है। यहीं अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये कहाँ पड़ी है? गुजरात में। किस नदी किनारे हैं? भोगवा नदी किनारे हैं। धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये भी जो है गुजरात में ही स्थित है। कौन सा हड़प्पी जो है हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वो हड़प्पा नगर कौन सा है? वो 3 नगरों में विभक्त है, तो वो है धौलावीरा। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग जो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, दूसरा क्या टॉपिक है? वैदिक सभ्यता। ध्यान से देखिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। यही बात करते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 से लेकर जो है ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है वैदिक सभ्यता को माना जाता है काल। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये उत्तर वैदिक की बात करें, ये पूर्व वैदिक था, तो ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। यानी अगर बात करता आपसे कि वैदिक सभ्यता का जो काल रहा वो 1500 से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ, या भी बोल सकते हैं कुलीन होता है। ठीक है, अगला ही बात करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो कोई भी आपको स्किप नहीं करना है, सारा का सारा प्रश्न आपको याद रखनी है। किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के जो है वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो है बोल सकते हैं श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्ब सूत्र है। कैसी है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दिया गया है ऋग जो है वेद में बोल सकते हैं एक तरह से कि प्राचीन जो है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वेदों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 4 है। ठीक है, ये वेदों की संख्या, वेदांग की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही बात करते हैं, भारत के जो है राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। कैसा था? पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत जो है संगीत का आदि बोल सकते हैं आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय बोल सकते संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जिसमें अगर बात के शाक्त दर्शन को लेकर तो प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि हो जाएंगे। न्याय का कौन हो जाएंगे? गौतम महर्षि हो जाएंगे। चार्वाक का दर्शन का जो है प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? चवार्क हो जाएंगे। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा का कौन हो जाएंगे? जैमिनी हो जाएंगे। उत्तरी मीमांसा का कौन हो जाएंगे? बदरायन हो जाएंगे। और वैशेषी का कौन हो जाएंगे? कनाद हो जाएंगे। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछता है तो याद रखना यहाँ पड़ी। यही बात करते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। मनु क्या है? प्रथम विधि निर्माता जो है एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, यही बात करते हैं तो
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो है गोधन। अगला है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में बोल सकते हैं। ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है पहली बार। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ये ईश्वर महिमा से है। किससे है? ईश्वर महिमा से ऋग्वेद का संबंध है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। रचनाएं कितनी हैं? तो 10,500 बोल सकते 80 जो है रचनाएं हैं। ठीक है। अच्छा, सूक्तियाँ का मतलब होता है श्लोक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा। अगला ही बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए रचनाएं कितनी की गई है? 250 बार किया गया है। यहीं अग्नि में जो है बोल सकते हैं ऋग्वेद में जो है अग्नि के लिए कितनी जो है रचनाएं की गई है? 200 बार। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखनी है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद ही है। ठीक है। अगला ही बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें अगर बात करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। एंड यहाँ बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है इनमें से क्या है? सबसे जो प्राचीन वेद वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं तो त्रयी जो नाम है वो है 3 वेदों का क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। यहीं पे बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, जिस बोल सकते हैं 3 वेद क्या है? तो त्रयी है, जिसमें कौन कौन हो जाएगा हमारा? बोल सकते हैं एक तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा। ठीक है। यही बात करते हैं किस बौद्धिक ग्रंथ में जो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामलेख मिलता है? तो वो ऋग्वेद में ही मिलता है। किसका? वर्ण शब्द का उल्लेख। कहता भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद ही क्या है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। यही बात कहते हैं अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होती है। ठीक है। चलिए अगला ही बात करते हैं तो कहा जाता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी ही थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से जो है गुप्त वंश शासन का भी उल्लेख मिलता है यहाँ से। यही बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ, वो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में ही। गोपत ब्राह्मण संबंधित किससे है? अथर्ववेद से है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। तो ये क्या हो जाएगा? उपनिषदों का मुख्य विषय हो जाएगा दर्शन। यही बात करते हैं नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो ये कंठो उपनिषद में मिलता है। किसका? नचिकेता का। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। बौद्धिक बोल सकते हैं कि वैदिक जो है धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो ये प्रकृति से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, ध्यान से देखिएगा, पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो इंद्र के लिए हुआ है। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से है। किससे है? ज्यामिति से है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय जो लिया है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। आर्य भारत में जो है बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ पे थे? तो ये पंजाब में। ठीक है, सभी के सभी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है तो सभी आपको याद रखना है। ठीक है। यही बात कहते हैं तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित जो है वो 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे हम 10 राज युद्ध भी कहते थे किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। यही बात करते हैं तो धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है वो 1/6 है। अच्छा, परुष्णी किसको कह देते हैं? रावी नदी को ही क्या कहा जाता है? परुष्णी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। 8000 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो सिंधु नदी ही जो है सबसे बोल सकते हैं सर्वाधिक बार जो है जो वर्णित किया गया है ऋग्वेद में एक तरह से वो सिंधु नदी का ही किया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही अगर बात करते हैं तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये केकई के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंठो उपनिषद से होता है प्राप्त। वैदिक नदी कुभा यानी जिसको हम काबुल भी कहते हैं का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो ये सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन हो जाएगा? कपिल मुनि हो जाएंगे। यही भारत के किस स्थल की खुदाई में जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये बोल सकते हैं अतरंजी खेड़ा में मिला। कहाँ पे? अतरंजी खेड़ा में।
अगला ही बात करते हैं तो कहा जाता है किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयी हुई है, तो यह धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। अगला है गायत्री मंत्र, यानी देवी सवित्री को यह समर्पित है। कौन सा? गायत्री मंत्र। किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, तो ये गौतम ने किया था। ठीक है, महर्षि गौतम बोल सकते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक किसकी है? दर्शन की है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला ही बात करते हैं पूर्व वैदिक जो है आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में ही जो है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन जो सभा थी एक तरह से मंत्री परिषद था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद ही है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन क्या है? तो शाक्य दर्शन जो है ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला ही बात करते हैं शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न जो है भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में ही हुआ है। ठीक है, इन सभी को जो है एक तरह से। अगला बात करते हैं वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा जो है व्यापार में नहीं लाई गई है? व्यवहार में नहीं लाएगी, मतलब वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाएगी? तो वो लुहार यानी लुहारगिरी। यही बात करते हैं तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि ही जो है अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये मनु स्मृति क्या है? सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो ये रामायण को ही जो है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण ही क्या है? सबसे प्राचीन पुराण ही है। यही बात करते हैं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना जाता है? तो सरस्वती को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन सर्वाधिक जो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है वो किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही बात करते हैं तो गंगा नदी को जो है एक बार उल्लेख किया गया। किसको? गंगा नदी को। कहता है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल यानी कुटुंब। यही बात करें ऋग्वेद में जो है युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो विदध था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन है वो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, अगला ही बात करते हैं गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? तो ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है? तो समाज व्यवस्था से मनु स्मृति जो है संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने किया था, ये आपको याद रखनी है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में। कहता है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। ठीक है, तो याद रखनी है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, तो याद रखना है। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, क्या करता है? आर्य शब्द इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में ही पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं का मतलब होता है इसका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गाय के लिए। तो अघन्या किसको कहते हैं? गाय का ही कहते हैं। ठीक, इसका प्राचीनतम नाम है, बोलते हैं ऋग्वैदिक नाम है। ऋग्वेद में किन नदियों का जो उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वो है कुंभा और क्रमुका। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला ही बात करते हैं, कहा जाता है आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये बीजी तिलक ने लिया था। यानी बीजी तिलक का मतलब बाल बोल सकते हैं, बीजी तिलक यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ ऑलरेडी भी देख चुके थे, क्या था? पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में जो है भी रचित है? तो गद्य रूप में जो है रचित है वो कौन है? यजुर्वेद है। कहता है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो प्रजापति। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की क्या करें? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रजापति हो जाएंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है? मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, अगला बात करते हैं तो अगला टॉपिक जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो ध्यानपूर्वक से
देखिएगा, कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। कहाँ था? लुम्बिनी था। वह जो है आध्यात्म बौद्ध साहित्य को बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? तो वो है जातक। त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। लेकिन त्रिरत्न की बात करता तो वो जैन धर्म से हो जाएगा। यही बात करते हैं बुद्ध ने जो है किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो वो कुशीनगर में। तो जो बुद्ध है इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। और ये कहाँ पे इनकी मृत्यु हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वो नालंदा ही है। ठीक है, कहता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। तो बुद्ध की जो है मृत्यु के बाद प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। बुद्ध की जो है 4 क्या हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये आपको चारों आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं पहला को लेकर तो पहला याद रखिएगा कि ये पहला जो बोल सकते हैं कि इनकी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था, तीसरा कहाँ पे हुआ था, ठीक है, और चौथा कहाँ पे हुआ था, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम जो हुआ था वो राजगृह यानी कि राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा याद रखना है कि यहाँ पर जो हुआ था वो वैशाली हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा की बात करते हैं तो कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। और चौथा की बात करते हैं तो कुंडलवन कहाँ पे हो जाएगा? कश्मीर में हो जाएगा। कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला ही बात करते हैं तो कहा जाता है कि नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में जो है प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो वो राजगीर में किया गया था पहली बार। यही बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो वो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। यही बात करते हैं मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य जो है संवाद के रूप में है? तो ये किस रूप में है? नागसेन के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला बात करते हैं तो कहा था महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बता दें कि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए यही बात करते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। तो ये करते थे कर्म एंड पुनर्जन्म के सिद्धांत में। तो ये आप याद रखिए, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो है ये बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म दोनों इनमें जो है विश्वास करते थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की थी? तो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। तो ये किसके शासनकाल में किया गया था? जवाब दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रथम को लेकर तो प्रथम जो किया गया था वो अजात शत्रु के काल में किया गया था। किसके? अजात शत्रु के काल में किया गया था। यही बात करते हैं दूसरा को लेकर तो दूसरा जो किया गया था वो कनिष्क नहीं कालाशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालाशोक के जो है काल में किया गया था दूसरा बौद्ध संगीति। यही बात करते हैं तीसरा को लेकर तो तीसरा जो किया गया था वो अशोक के समय में किया गया था। जबकि चौथा जो किया गया था बौद्ध संगीति वो किसके शासनकाल में किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। किसके? कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे यही बात करते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक और ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हाथी का जो प्रतीक था वो था क्या? तो बुद्ध के गर्भ से जो है बोल सकते हैं कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। तो बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक है वो क्या है? हाथी है। यही जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल था। यौवन का प्रतीक क्या है? सांड है। यही बात करते हैं ग्रह त्याग का प्रतीक कौन है? तो ग्रह मतलब गृह यहाँ पर होना चाहिए, ग्रह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गृह होना चाहिए। गृह मतलब घर। तो ये क्या था? घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल था। जो ज्ञान की प्राप्ति है ना वो प्रतीक किस मतलब कि किससे वो जुड़ा हुआ है? तो वो पीपल से जुड़ा हुआ है। यही समृद्धि का जो है समृद्धि का प्रतीक क्या था? तो शेर था। निर्वाण का प्रतीक क्या था? तो पद चिन्ह था। ठीक है, याद रखनी है। यही बात करते हैं तो जो मृत्यु का प्रतीक था वो क्या था? स्तूप था। ठीक है, अगला ही बात करते हैं तो अगला प्रश्न है यहीं से ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु जो था वो अलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन जो है 4 दृश्यों के कारण
जो है बलवती हुई, तो ये वो था बुढ़ा, रोगी, लांस यानी सन्यासी। मतलब ये जो बुध है वो 4 व्यक्ति को देखे थे, मतलब 4 व्यक्ति को जो है एक तरह से देखे थे, जिनमें से एक बुढ़ा व्यक्ति था, रोगी व्यक्ति था, लाश मतलब कि मरा हुआ व्यक्ति था, और एक सन्यासी व्यक्ति था। तो याद रखिएगा इन 4 व्यक्तियों का, ठीक है, पूछा जाता है। यही बुध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। ये बात करते हैं तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था, विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है, सांची में। किस शासक ने जो है बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था, ठीक है। यही बात करते हैं आगे की ओर, तो कहा जाता है किसके द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त यानी प्रदान किया गया था। तृतीय कौन सा था, तो अशोक के समय में किया गया था। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ जो है पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, पाली भाषा में। अगर बौद्ध की बात करता है, बौद्ध ग्रंथ की, तो पाली भाषा हो जाएगा, लेकिन जैन ग्रंथ की बात करता है तो प्राकृत भाषा हो जाएगा, ठीक है, याद रखनी है। कश्मीर में कनिष्क जो है शासनकाल में बौद्ध यानी जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो किसकी बात की रही है, कनिष्क। तो कनिष्क जो है शासनकाल में चतुर्थी हुआ था, वो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष किसने, उपाध्यक्ष बोल सकते, ये तो अध्यक्ष किया था, उपाध्यक्ष किसने किया था, तो वो करने वाला था अश्वघोष था, ठीक है, तो याद रखनी है। यही बात करते हैं अगला, तो कहता है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये है किससे, बौद्ध धर्म से, मठ और मंदिर और स्तूप। अगला है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। ये बात करते हैं गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। यही बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, महा प्रजापति गौतमी थी, जो ये क्या थी, बौद्ध बोल सकते हैं बुद्ध भगवान के मौसी थी, ठीक है, जिसका लालन पोषण इन्होंने किया था, ठीक है, मौसी ने किया था। बोध गया स्थित कहाँ पड़ी है, बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है, बौद्धों का ये ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। बुद्ध भगवान को ही सिद्धार्थ कहते थे, इनका बचपन का नाम था, ठीक है, तो याद रखिएगा। यही बात करते हैं तो सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर डाला था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। यही बात करते हैं गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, कपिल वस्तु में किया गया था, भिक्षु संघ की स्थापना किया गया था। आगे यही बात करते हैं, अगला है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था, तो नागार्जुन, जिन्होंने क्या किया था, शून्यता का सिद्धांत दिया था, इन प्रतिपादन किया था। किस शासक के जो है शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो ये अशोक के जो है शासनकाल में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा ये क्या है, बौद्ध स्तूप है, इसीलिए विख्यात है, ये बोल सकते हैं प्रसिद्ध है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो पाली भाषा किया, तो ये भी याद रखिएगा। उससे पहले बता दें कि अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि इसी प्रकार से जब भी अगला वीडियो अपलोड हुए तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। यही बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। यही बात करते हैं किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, यानी द लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो महाविनिष्क्रमण के जो कहा जाता है वो उनका गृह त्याग, ग्रह नहीं होना चाहिए, गृह होना चाहिए ना, वो उनका गृह त्याग, तो घर का त्याग को ही क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जो है माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोलिय वंश से संबंधित थी। अगला ही बात करते हैं, तो अगला है कहता है किस राजा के जो है एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये अशोक के, ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक के अभिलेख से जो है ये प्रमाण मिलता है कि बुद्ध की जो है जन्म वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। यही बात करते हैं तो अशोक का टोटल जो है कितना 14 अभिलेख है, ये अभी आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें अगर बात करते हैं 14 अभिलेख को लेकर, तो 13वां अभिलेख में जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन भी किया गया है। कलिंग का युद्ध का वर्णन किस में किया गया है, तो ये 13वां अभिलेख में किया गया है। अगला ही बात करते हैं तो कहा जाता है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक
के जो है रुम्नीदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि इनका जो अभिलेख कौन सा है, रुम्नीदेयी अभिलेख। तो रुम्नीदेयी अभिलेख से ही जो है अशोक का जन्म, मतलब कि अशोक का जो प्रमाण मिलता है कि उनका जन्म जो है, सॉरी, बुद्ध का जो प्रमाण मिलता है कि उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में जो है लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान जो है करने की घोषणा भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में। तो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में। सर्वाधिक की बात करता तो वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कितना बार ये जो है एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। यही बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में जो है हुआ था, जांत्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी, तो त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। यही बात करते हैं, तो जैनियों के लिए जो है जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभवेद थे। पहले ये तीर्थकार थे, जो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। लेकिन बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक वो याद रखिएगा तो गौतम बुद्ध है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थकार हुए थे। अच्छा, ये जैन था ना, इसे याद रखिएगा, ऋषभवेद। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वास्तविक की बात करते हैं तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही बात करते हैं, तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थकार थे। जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे, 24 तीर्थकार। 24वां तीर्थकार कौन थे, तो वो महावीर स्वामी थे, जो कह सकते हैं कि जैन धर्म के वो वास्तविक संस्थापक थे। जैन परंपरा के अनुसार जो है महावीर कौन से तीर्थकार थे, तो 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक मत्स्य से हुआ है। ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये स्थूल भद्र थे। ये श्वेतांबर की बात किया जा रहा है, इसीलिए स्थूल भद्र होगा। ठीक है, यही बात करते हैं अगला। तो कहता है कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 जो है महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो 5वां जोड़े थे वो 5वां जुड़ने वाले जो महाव्रत थे वो कौन थे, तो बोल सकते हैं महावीर स्वामी। जिसको क्या जोड़े थे ये, तो ब्रह्मचर्य को जोड़े थे 5वां। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली थी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन है, जैन धर्म। यानी कहने का मतलब है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। लेकिन त्रिपिटक की बात करता तो बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न कौन कौन सी है, तो यह एक है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों आपको याद रखनी है। यही बात करते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्य यानी कि सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, चालुक्य वंश बोल सकते हैं एक तरह से। यहीं अगला बात करते हैं, अस्यादवाद सिद्धांत। तो अस्यादवाद सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, जैन धर्म का है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं आगे। तो कहा जाता है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 14वां पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु है कल्पसूत्र के रचयिता। अनेकांतवाद इसका कोण यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये जैन मत का है। कौन, अनेकांतवाद। ठीक है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित और किसके लिए जानी जाती है, तो ये बाहुबली के लिए। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ। 2 ही जो है एक तरह से जैन महासभा के आयोजन किया गया था, जिसमें पहला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला ही बात करते हैं, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पल्लवी। पल्लवी कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यही बात करें, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृत व अर्धमागधी में है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही जो है संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देवदत्त होना चाहता था। हेलियोडोरस जो है डोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, अगला ही बात करते हैं, तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखल्ली गोसाल थे। ठीक है, मखल्ली पुत्र गोसाल ही बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, हिंदू यूनानी का था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो 7 भक्तों ने किया था।
प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ठीक है, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अगला ही बात करते हैं। तो अगला है फोर्थ महाजनपद काल। ध्यान से देखिएगा, कहता है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या फिर बोल सकते हैं ग्राम भोजक। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्म नंद थे, नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है आक्रमण किनके काल में किया गया था? बोल सकते हैं किनके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण था ईरानियों द्वारा। अगला ही बात करते हैं सिकंदर ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। हर्यक वंश के जो है किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजात शत्रु को कहा जाता है कुनिक कहा जाता है, जो ये हर्यक वंश से संबंधित है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ये भी आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं किस शासक ने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उज्जैन ने किया था। किसका? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उज्जैन ने बसाया था। 300 बोल सकते हैं कि 23 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पड़ी? तो बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, अगले ही बात करते हैं सिकंदर महान, इनकी अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने जो है किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा। किस प्रकार का मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण एंड शहरीकरण के जो है प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। मगध की प्रथम जो है राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरज, या इसी को हम राजगिर भी कहते हैं या फिर राजगिर भी कहते हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, राजगिर कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आगे यही बात करते हैं। तो किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उज्जैन के द्वारा। ऑलरेडी बता दिए हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उज्जैन ने किया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय में अगर बात करता तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे ना, उनका जो उल्लेख किया गया अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं। तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी क्या है? तो ये जो है भगवती सूत्र में भी एक तरह से 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान का समकलन था? तो ये घनानंद था। ठीक है, यही बात करते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में जो है हुआ था? तो ये किस नदी नहीं बल्कि किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था, और ये प्रश्न यहाँ से पूछे भी गए हैं। यही बात करते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय जो उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ठीक है, यही बात करते हैं। ईसा पूर्व यानी 6ठा ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? मगध था। मगध क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली बोल सकते हैं नगर राज्य था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा के प्रारंभ में। तो ये आप याद रखिएगा। यही बात करें नंद वंश का जो है अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। क्या था? ये नंद वंश का अंतिम शासक। ये याद रखिए कि ये जो महाजनपद हैं, महाजनपद ये बोल सकते हैं एक तरह से मगध पर जो शासन करने वाले जो राजवंश थे उनका क्रम पूछा जाता है। जैसे ट्री के क्या है? हसीना मासुका संग, मासुका साथ, इतना याद रखिएगा। हसीना मासुका साथ। तो हा से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश हो जाएगा। ना से नंद वंश हो जाएगा। मा से मौर्य वंश हो जाएगा। सु से शुंग वंश हो जाएगा। अक्का से कन्नब वंश हो जाएगा। और अंतिम जो है वो सतवाहन वंश हो जाएगा। तो ये जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पूछेगा कि मौर्य वंश के जो है पहले शासक कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है शासन किया था मगध पर? तो मौर्य वंश के पहले कौन था? नंद वंश था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये फिर पूछेगा कि मौर्य वंश के जो है पश्चात किसने जो है मगध पर शासन किया था? तो मतलब सुशुनाग वंश ने। यहाँ पे देखिए शुंग वंश होगा। किसने किया था? सु से क्या हो जाएगा? शुंग वंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना पड़ेगा आपको। ट्रिक से याद रखिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। यही बात करते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे यही बात करते हैं। तो अगला है कि अभिलेखीय साक्ष्य में जो है प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में खोदा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखिए, हमारा संकल्प होता है कि हम जो है ना किस तरह से आपको बताते हुए चलें कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिक और ये भी बताते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करनी है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम वहीं पे जोड़ देते हैं ताकि आपको कोई भी जो है प्रश्न जो है एक तरह से कन्फ्यूजन में ना होवे, और वो किसी से भी रिलेटेड रहता है प्रश्न तो हम जोड़ भी देते हैं वहाँ से, ताकि आपको याद हो, जो करने की जो क्षमता है वो प्रवृत्ति है वो हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है, तो ये हमारा द्वारा संकल्प दिया गया है और हम जो है एक तरह से बेहतर करने का ही प्रयास करते हैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। अगर नहीं जुड़े हमारे साथ तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए
कला पहला जो है ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो कौन था? डेरियस था। ठीक है, याद रखिएगा। मगध के किस जो है प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की जो है हत्या की एवं इसी कारण बस जो है अपने पुत्र का जो है द्वारा मारा गया, मतलब अजातशत्रु। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको जानते होंगे कि मगध पर जो शासन करने वाले थे हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार की अगर बात करते हैं तो अजातशत्रु क्या करता है? मृत्यु कर देता है। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार के अपने पिता को, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिंबिसार के बाद शासन कौन करता है? अजातशत्रु करता है। क्यों करता है? क्या हेल्प? तो जो बिंबिसार था, जो संस्थापक था, जो है बोल सकते हैं हर्यक वंश का, तो वो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र कौन होता है? अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु क्या करता है कि बिंबिसार अपने पिता खुद को क्या करता है? मृत्यु कर देता है। अब फिर जब ये अजातशत्रु का एक पुत्र होता है जिसका नाम है उदयन, वो क्या करता है? वो अजातशत्रु को हत्या कर देता है। इसीलिए अजातशत्रु को क्या कहा है? तो पिता की हत्या एवं इसी बोल सकते हैं पितृ हत्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें किसको? अजातशत्रु को। यानी अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने। अब बिंबिसार को हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अपने पिता पुत्र में ही हत्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पढ़ी। चलिए, किस शासक ने जो है अवंती को जीतकर मगध का जो है हिस्सा बना लिया था? तो वो शिशुनाग ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। यही बात करते हैं कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय की बात करता तो ये क्या करता है? बौद्ध ग्रंथ, मतलब कहने का हुआ कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में। लेकिन अगर बात करता जो है कि बताइए कि बौद्ध जो है 16 महाजनपद जो है का उल्लेख जो है किस जैन ग्रंथ में किया गया है? तो भगवती सूत्र में किया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना है। अगला है विश्व का पहला जो है गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था? तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर जो है विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार का है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ था। बृहद्रथ क्या था? तो ये मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। कहा था कि कली ग्रंथों में जो है गांवों में मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। ठीक है, अगला है गृहपति का अर्थ क्या है? तो ये धनी व्यक्ति होता है। अगला यहाँ से देखिए जैन जो है संगीतिया और बौद्ध संगीतिया। तो जैन संगीतिया तो दो ही हुआ था, और दोनों कौन कौन हुआ था वो देख लीजिए यहाँ पर से। ठीक है, पहला बात करते हैं, प्रथम जो संगीतिया हुआ थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, और ये स्थल कौन सा था? पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है, दूसरा जो हुआ था 512 ईसा बोल सकते ईस्वी में हुआ था, और ये जो स्थल कहाँ पे था? तो पल्लवी में। पल्लवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किसकी अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय संगीति बोल सकते हैं कि जो द्वितीय जैन संगीति उसकी अध्यक्षता करने वाले थे देवर्धि क्षमाश्रवण थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं बौद्ध संगीतिया को लेकर। बौद्ध संगीतिया की बात करते हैं तो 4 जो है बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के जो है शासक काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अच्छा, ट्रिक हम बताते हैं आपको कैसे याद रखना चाहिए, अभी हमारे साथ वीडियो में बन रही है। कहता है द्वितीय संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। और यही बात करें स्थान कौन सा था? वैशाली थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? सर्वकामिनी ने किया था। अगला बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की 251 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था, और यह स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र था। इसके अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र ने किया था। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये प्रथम सदी में ईस्वी में हुई थी, जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। यहीं पे अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। अब देखिए कैसे आपको याद रखनी है, जैसे कि ये बात करते हैं अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक कनिष्क को लेकर। तो आपको याद रखना आ, फिर का, अब फिर आ, अब फिर का। तो अब ऐसे याद रखिएगा आ का मतलब आ का एगो याद रखिएगा, फिर दोहरा दीजिएगा आ का। तो देखिए आ से क्या होगा? यहाँ पर अजातशत्रु का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा अक्षर है, यानी कि अजातशत्रु में ज़्यादा अक्षर है या फिर अशोक में ज़्यादा अक्षर है? तो अजातशत्रु में है, इसीलिए पहले कौन होगा? अजातशत्रु होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन आएगा? यानी कि इसके नंबर पर कौन आएगा? जो है अशोक आएगा। फिर उसके बाद कालाशोक में ज़्यादा अक्षर है या फिर कनिष्क में ज़्यादा अक्षर है? तो कालाशोक में है। तो दोनों अक्षर यानी कि आ और का, ये इन दोनों अक्षर वाला जो है सबसे पहले आगे ज़्यादा रहेगा, जिसमें ज़्यादा अक्षर है ना वो सबसे पहले आगे रहेगा, इनकी अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक। अब फिर जो आएगा वो छोटा वाला अक्षर रहेगा, कौन है? अशोक है। अब फिर कौन है? छोटा अक्षर वाला कनिष्क है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझदार हैं, समझ गए होंगे और आपको याद ही होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यही बात करते हैं तो दिया गया है प्रमुख महाजनपद, इनके 16 जो महाजनपद है उनको यहाँ से विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। जिसकी पहली बात करते हैं तो जो है कौन है? मगध है। तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी, या बोल सकते हैं राजगीर था। यही इनकी विशेषता क्या है? तो राजगिरी को जो है गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, एंड पटना गया बिहार में स्थित है। ठीक है, पटना नालंदा जिला में स्थित है। यहाँ पे पटना गया नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे नालंदा या बिहार देना चाहिए था। ठीक है,
अगला ही बात करते हैं अंग। अंग की जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। या इसी को आधुनिक नाम क्या बोलते हैं? भागलपुर बोलते हैं। यही बात करते हैं इसकी विशेषता को लेकर, तो आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में स्थित है। अगला बात करते हैं काशी महाजनपद की। इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी या फिर बनारस था। शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध ये था। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बज्जी की जो है राजधानी क्या से थी? वैशाली था, यानी विदय या इसी को बोलते हैं मिथिला बोलते हैं। तो ये सभी आपको याद रखनी है। एंड इसकी विशेषता की बात करते हैं तो विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता एंड यह 8 जो है गणराज्यों का एक संघ था, जो कह सकते हैं मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला में ये पड़ता है। कौशल की बात करते हैं, राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती थी। प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्किप नहीं करना है, ध्यानपूर्वक से इसको याद कर लेनी है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यानी रोक करके। इसकी विशेषता की बात करते हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ठीक है, कौन? कौशल। कुरु की बात करते हैं, राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ था। ये बात करते हैं इसकी विशेषता को लेकर, तो यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनानगर जो है, हस्तिना बोल सकते हैं, हस्तिनापुर के पास आसपास क्षेत्र दिल्ली, मेरठ एवं उत्तर जो है हरियाणा में पड़ता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ये सभी मतलब क्षेत्रों में पड़ता है। चेदी की बात करते हैं तो चेदी की जो राजधानी क्या थी? शक्तिमती था। सुक्तमती यहाँ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात करते हैं विशेषता को लेकर, तो जो है बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर, या भी बोल सकते हैं पावा। ये जो है इसका विशेषता देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अस्मक की राजधानी की बात करते हैं तो पोतन, या बोल सकते हैं पोटन या पोतली वहाँ पे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पोतन दिया है या फिर पोतन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। और ये जो है ना, ये गोदावरी का जो है तटवर्ती प्रदेश, यानी बोल सकते हैं दक्षिण भारत का जो ये मात्र महाजनपद था। कौन था? जो ये अस्मक, यानी कि इसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोतली थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद कौन था? तो वो था अस्मक, यानी कि पोतन एंड पोतली थी। ठीक है, याद रखिएगा। बस की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, यानी कोसम। इसकी विशेषता प्रयाग, इलाहाबाद के जो है आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं पंचाल की बात करते हैं तो आही छत्र एवं कौम्पिल्य इसकी राजधानी थी। जो है बोल सकते हैं रुहेलखंड के पास बरेली, बदाई, फरखुदाबाद उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो कहाँ पड़ता है? जयपुर में। मतलब बोल सकते हैं, याद रखिए कि राजस्थान के जो है अलवर, भरतपुर एवं जयपुर का ये क्षेत्र पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान देनी है। आगे ही बात करते हैं तो अगला है अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी एवं या बोल सकते हैं महिष्मती थी। दोनों आपको याद रखना है। मालवा के आसपास क्षेत्र ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। गंधार की बात करते हैं, तक्षशिला एवं जो है पुष्कलावती इसकी राजधानी थी। आधुनिक अफगानिस्तान की ये पूर्वी भाग में पड़ता है, यानी कि बाहर पड़ता है ये भारत के। यही बात करते हैं सूरसेन, ये मथुरा पड़ता है, इसकी राजधानी थी मथुरा, और मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एंड यही बात करते हैं कम्बोज, जो कि जो है राजपुर इसकी राजधानी थी। एंड श्रेष्ठ जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध ये था। रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये भी जो है बोल सकते हैं एक तरह से भारत के बाहर ही था। तो ये सभी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले की बात करते हैं तो आगे है मौर्य काल, जिसका शासनकाल की बात करते हैं तो 322 ईसा पूर्व से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक ही शासन किया। कौन? मौर्य काल ने। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए, अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको 100% जो है यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। और 1-2 बार देखने के बाद आपका कहने का मतलब हुआ कि पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार से देखने से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, समय आपके पास है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में जो है प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वो पन था, तो याद रखिएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ठीक है, क्या था? तो ये अशोक का जो है उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखादत्त। याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस जो है इसका लेखक कौन है? विशाखादत्त। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। कहता वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शनी थी? तो यह कौन था? मौर्य सम्राट अशोक नाम था, प्रियदर्शनी इसको बोल सकते हैं। यही बात करते हैं तो कहा जाता है कौटिल्य, यानी चाणक्य जिसको कहते थे, किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो कौटिल्य बोलिए या फिर चाणक्य बोलिए, ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। जो कौन था? तो ये प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य विजय के उपरांत अशोक महान ने जो है किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो बौद्ध धर्म का कर लिया था। तो ये भी आप याद रखिए, कौन? अशोक महान ने। यही बात करते हैं तो चंद्रगुप्त के जो है शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने किया था। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध है, बौद्ध धर्म का। ठीक है, कौन? सांची स्तूप। यही बात करते हैं तो सम्राट अशोक की जो है वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो था कारुबाकी। ठीक है, अगला ही बात करते हैं तो अगला है, ध्यान से देखिएगा, कहा जाता है कि अशोक ने जो है अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से जो है किस प्रकृति का उपयोग किया है, यानी कि प्रयोग किया है? तो मागधी का किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। ठीक है,
मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कौन सी पुस्तक में किया है? इंडिका पुस्तक में किया गया है। ठीक है, भारतीय समाज को जो है 7 भागों में विभक्त किया गया है। किसने? मेगास्थनीज ने। कौन सी पुस्तक में? इंडिका पुस्तक में। ठीक है, याद रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर जो है ये डाला गया है। किस पुस्तक का? अर्थशास्त्र का। किसका है? कौटिल्य का। इसी को बोल सकते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य भी बोल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यही बात करते हैं। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है कि सांची के जो है स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे की ही बात करते हैं। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाना कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त जो है का महल मुक्ता बना था, तो लकड़ी का बना हुआ था। बराबर जो गया जिला में पड़ता है, ये बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीविकों ने किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। याद रखिएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाण साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसके अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू स्तंभ। यानी कहने का मतलब हुआ, पूछा जा कि कौन सा प्रश्न जो है, कौन सा जो है अभिलेख है जिसमें अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? वो कौन सा अभिलेख है? भाबरू स्तंभ। ठीक है, भाबरू अभिलेख भी बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस जो है राजवंश ने किया था? तो मौर्य वंश ने। और ये ऑलरेडी हम बताए हैं कि इसका ट्रिक जो है हसीना मासुका संघ, हसीना मासुका 7। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा प्रश्न। कहा गया कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो आपको तो ऐसे पता होगा नहीं। तो नंद वंश के पश्चात यानी कि नंद वंश के जो है बाद, तो नंद वंश के बाद माँ से कौन है? देखिए यहाँ पे ना से क्या था? नंद वंश था। अब माँ से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश होगा, इनकी मौर्य वंश ने किया था। ठीक है, तो हा से हर्यक वंश, सी से सुनाग वंश, ना से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कन्ना वंश, सा से सतवाहन वंश। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो एक तक्षशिला ही था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था, जिसमें जो है भारत के 7 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, उसकी स्थितियों को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सी है? विशाखदत्त है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, विशाखदत्त हो जाएगा। ठीक है, यही बात करते हैं। मुद्रा राक्षस इसी की पुस्तक है। कहता वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र ने जो है प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका पुस्तक। ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दिया गया, किसमें? इंडिका पुस्तक। किसकी है? मेगास्थनीज की। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं। तो अशोक के शिलालेखों में जो है प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। याद रखिएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में जो है किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य सब इन्हीं को कहा जाता है। राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में जो है भारत आया था। कौन? डिमेकस। यही बात करते हैं। तो किस प्राचीन नगर के जो है अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र का हुआ है। जो है बोल सकते हैं यहाँ पर कुलंदी बाग जो है प्राचीन भारत कहाँ पे स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में है। कौन? कुलंदी बाग। ठीक है, याद रखिएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो अशोक ने किया है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी है। इसका प्रमाण है कि देवनाम प्रिय की उपाधि, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, प्राप्त की थी। किसकी? देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को जो है वो पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। तो ये आप याद रखिएगा। कब पढ़ा था पता है? 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। यहीं बात करते हैं आगे की ओर। तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है, जिन्होंने जो है 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों यानी जो ब्राह्मणी लिखे में था उसका उदाहरण किया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला ही बात करते हैं। तो कहा जाता है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाबरू स्तंभ। मतलब भाबरू स्तंभ से जो है ये अशोक को स्वयं को मगध का सम्राट बनने का ये प्रमाण मिलता है। ठीक है, मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला ही था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, ये मौर्य सम्राट अंतिम था, बृहद्रथ। यही बात करें उत्तराखंड में जो है अशोक का एक शिलालेख स्थित कौन सी है? कालसी शिलालेख स्थित है। कहाँ पड़ी? उत्तराखंड में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। प्राचीन भारत को वह प्रसिद्ध
प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं तो कलिंग युद्ध की जो है विजय तथा क्षत्रियों का वरना अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख में, जो कि ऑलरेडी हम बता दिए हैं। यही बात करते हैं प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज, वो भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। कौन? तो ये मेगास्थनीज। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कौन था ये बोल सकते हैं एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में किया था। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय लिखने की जो है लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो मौर्य काल में जो है गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुड़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। तो आप याद रखिएगा। किस ग्रंथों में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने जो है अधिकरणों में विभाजित थे? तो याद रखिएगा 15 अधिकरणों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने की जो है बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को जो है सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कब हुआ था ये कलिंग का युद्ध? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा अभिलेख में वर्णित है? 13वां अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे यही बात करते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल क्या है? तो दूसरा एवं 13वां अभिलेख। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अशोक ने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसहरा यानी पाकिस्तान में पड़ता है एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में ही पड़ता है से प्राप्त बृहद जो है शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी भाषा का ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने ही किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्र बोल सकते हैं क्षत्रप एंड रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करते हैं। तो अगला क्या है? अगला ही बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मौर्योत्तर काल जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर जो है 319 ईसा पूर्व तक ये हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने जो है किसने कर शुंग वंश की स्थापना किया था? तो पुष्यमित्र ने किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो जो अंतिम मौर्य वंश का जो शासक था ना बृहदत्त, उसकी हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है बोल सकते हैं शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। कन्नब यानी कान वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव थे। ठीक है, सातवाहन यानी कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो है किसका समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग का था। तो ये भी आप याद रखिएगा। जो कि योग दर्शन योग दर्शन के बोल सकते हैं प्रतिपादक कौन है? पतंजलि ही है। सर्वप्रथम भारत में जो है विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख जो है किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं। तो सातवाहनों ने जो है आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। किस कुषाण जो है बोल सकते हैं किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कड़फिसेस द्वितीय ने किया था। ठीक है, किस वंश के जो है शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये शकों ने किया था। कुषाण काल में जो है सबसे अधिक विकास क्षेत्र में हुआ था? तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में जो है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। किस क्षेत्र में? वास्तुकला के क्षेत्र में। भारत में प्रथम बार सैनिकों शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ग्रीक जिसको बोलते हैं। यही बात करें ईसा पूर्व दूसरी सदी के जो है प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी जो है राज्य था? तो बैक्ट्रिया था। क्या था? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के जो है साथ किन लोगों का व्यवहार हो सकते हैं व्यापार जो है प्रारंभ हुआ था? किसके साथ? रोम के साथ। तो ये हुआ था तमिलों एवं चेरों के साथ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। सातवाहनों ने जो है पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया है? तो ये मौर्य के अधीन काम किया है। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध जो है बन गया था? तो वो कनिष्क ही था। कनिष्क जो क्या था? बौद्ध धर्म बोल से बन गया था। ठीक है, अपना लिया था बोल सकते एक तरह से। कुषाण काल के जो है दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये भारत ग्रीक यूनानी शैली का है। ठीक है, मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने जो है कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में जो है किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण नहीं चलाए थे। तो ये ध्यान से देखिए, ये पूछा जा रहा है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था? कुषाण वंश था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो है राज्य कौन सा था? तो ये सातवाहन राजवंश का था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं।
तो कहा जाता है कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा वो किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर जो है राज किया था, तो वो कण्व वंश ने किया था। किसके बाद? शुंग वंश के बाद, ठीक है। तो ये भी ध्यान देनी है। और जब ट्रिक याद रहेगा तो आप उसको ध्यान से जवाब दे पाइएगा, ऐसे नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। किस चीनी जनरल ने जो है कनिष्क को वो है हराया था, तो वो पेन चाओ ने हराया था, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जुड़ जाइए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हुए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए, ठीक है। आगे यहीं बात करते हैं। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है सर्वाधिक साक्ष्य में जो है, और बोल सकते हैं संख्या में तांबे को किसको जो है बोल सकते हैं सिक्कों को जो जारी किया था वो किसने किया था? कुषाणों ने। मतलब कहने का होगा कि सर्वाधिक जो संख्या में तांबे के सिक्कों को जो जारी करने वाला था वो कौन था? कुषाणों था, ठीक है। तो याद रखिएगा। विक्रम संवत कब जो है प्रारंभ हुआ था? तो ये हो सकते हैं 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ध्यान देनी है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। किसकी? सातवाहन वंश की। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार कला, ठीक है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर था, ठीक है। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का ही नाम है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे ही बात करते हैं। तो चरक किसके राजा जो है चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क नहीं थे। तक्षशिला के जो है प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधार कला, ठीक है। एंड ही बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। एंड ही बात करते हैं किस संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में, ठीक है। याद रखिएगा। सर्वाधिक की बात करता तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्वाधिक की बात कर रहा है इसलिए करेंगे मतलब कि मथुरा संग्रहालय हो जाएगा। प्रथम की बात करता तो वो बोल सकते हैं कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम गंधार हो जाएगा, ठीक है। किस वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मणों एवं लौह बोल सकते हैं बौद्ध जो है भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि या गांव यानी कि भूमि अनुदान देने की जो है प्रथा प्रारंभ की थी? सतवाहन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को जो है बोल सकते हैं कर मुक्ति भूमि या बोल सकते हैं गांव यानी कि भूमि जो है अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था। किसने? सातवाहन वंश ने। किसको? ब्राह्मणों को एवं बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है। अगले बात करते हैं भारतीय रंगमंच में जो है यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ जो है किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये कनिष्क ने किया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं शक संवत का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कब किया गया था? 78 ईस्वी में किया गया था। ध्यान से। विक्रम संवत जो था 57 BC में था विक्रम संवत, लेकिन शक संवत क्या है? 78 बोल सकते हैं ईस्वी है, ठीक है। ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। कहता तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पर है? भारत में। वर्तमान में तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने जो है यही शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो प्राचीन जो है काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल ही था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर जो अंकन हुआ है? कनिष्क। इनकी बुद्ध का जो है किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क का हुआ। यही बात करते हैं। और जो है योध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेयन का मिलता है। कनिष्क के जो है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये 51 ईस्वी सन है, ठीक है। 51 है, 81 हो जाएगा। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये कनिष्क था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कौन? अश्वघोष हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ की थी कुषाण काल ने, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो कनिष्क की अगर हम समकालीन की बात करते हैं तो अश्वघोष हो जाएगा, चरक हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। ये सभी आपको याद रखनी है, ठीक है। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में शुरू हुआ था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी इनकी ग्रीक आकृतियों का जो सम्मिश्रण है उससे क्या कहते हैं? गंधार शैली कहते हैं। सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी जो है सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। अगला है पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ये विधि के क्षेत्र में था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देनी है। और आगे की बात करते हैं तो अगला जो है संगम काल है, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं और अगला जो वीडियो में हम लोग देखेंगे वो संगम काल से देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये अपना कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। ये वीडियो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ आप साथ जो है सभी प्रश्नों को समझ चुके होंगे। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। उससे पहले बता दें कि इसका PDF जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो वहाँ से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।